हेलो एवरीवन। इस समय हम दृष्टि आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम का टेस्ट जो है वह देख रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टेस्ट होगा स्टूडेंट, वह फुल लेंथ एक टेस्ट होगा जिसमें सभी सब्जेक्ट सम्मिलित होंगे। तो यह टेस्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों से और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। आप भी उन प्रश्नों को साथ में अच्छे से सुनिएगा और सही उत्तर देने की कोशिश करिएगा। इस टेस्ट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से आप इसको लेकर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह रहा हमारे सामने। एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आप भी लास्ट में जरूर ही काउंट करिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों का जो है वह सही उत्तर दिया, क्योंकि यह एक फुल लेंथ टेस्ट है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, लावा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लावा के प्रकार दिया गया है, उसके कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो वह है क्षारीय लावा में आयरन प्रचुर मात्रा में तथा सिलिका कम मात्रा में होता है। क्षारीय लावा में आयरन प्रचुर मात्रा में तथा सिलिका जो होता है वह कम मात्रा में होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तो अम्लीय लावा में कम घनत्व के साथ सिलिका का जो है वह प्रतिशत क्या होता है, अधिक होता है। कम घनत्व के साथ सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो होता है वह सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रे पर विचार कीजिए। दर्रे कुछ दिए गए, उन पर विचार करना है। तो क्या पूछा है कि इसमें से कितने जो है वो क्या है, पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में यानी कि अरुणाचल प्रदेश साइड में पाए जाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। तो देखते हैं। तो सेला यहाँ पे दिया गया है, दूसरा दिया गया है कांगरी, कारपोला, मुलिंगला और थायाला। तो इसमें से कितने जो है वह कहाँ पे पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में। तो यदि पूर्वी हिमालय की बात करें तो इसमें से जो है वह दो जो है वह पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो सेला और एक कांगरी कारपोला। ये दो जो है वह कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुराज सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुराज सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा से लंबवत होता है, जिससे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण यानी कि जिसे आईटीसी जेड कहा जाता है, उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है यानी कि क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, जिससे क्या होता है कि जो आईटीसी जेड होता है वह उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर कोरियालिस बल के कारण काफी केयरफुली रीड करिए। तो कोरियालिस बल के कारण जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। किसकी ओर, कोरियालिस बल के कारण दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तो यह जो दोनों स्टेटमेंट है अपने आप में, यह दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर मध्य मुख्य भूमि, तो गोरन घाट दर्रा अरावली को विंध्याचल
पर्वतमाला से क्या करता है, अलग करता है। गोरन घाट दर्रा विंध्याचल पर्वतमाला को अरावली से अलग करता है। नेक्स्ट जो है देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है कि मालवा के पठार की सीमा उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला से लगती है। उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला से लगती है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो गोरन घाट दर्रा है वह गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर माउंट आबू से जो है उसको अलग करता है। गुरु शिखर एक क्या है, अरावली का ही एक जो है वह एक चोटी है, और उसको जो है माउंट आबू से ही अलग करता है, जो कि अरावली का है। तो इस प्रकार जो है वह यह हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही होता है। तो हमारा यहाँ पूछा क्या है, सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो पहला है शारदा नदी और इनका उद्गम स्थल दिया गया है। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद। इसके बाद कर्णाली का गुरला मांधाता, बराक का माउंट जापो, माउंट जापो। तो यह जो तीनों जो सुमेलन दिए गए हमारे सामने, यह तीनों सुमेलन अपने आप में सुमेलित हैं। तो इस आधार पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, लाल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, इस मृदा में चूना और फास्फेट की कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, उच्च क्षेत्रों में ये समृद्ध और सघन है, जबकि निचले मैदान में अनुपजाऊ और रेतीली है। नेक्स्ट है, इनका रंग मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो इसमें से तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वही सिर्फ सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो और यहाँ पूछा है कि सही कौन नहीं है, तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये तीव्र निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र हैं जो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच क्षेत्र में सीमित रहते हैं। नेक्स्ट है, बृहद वायुदाब प्रवणता इसकी विशेषता है, बृहद वायुदाब प्रवणता इसकी विशेषता है। अगला है, भारत में चक्रवात की शक्ति बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी घटने के साथ बढ़ती जाती है। दूरी घटने के साथ जो है वह बढ़ती जाती है। तो इस प्रश्न का यदि सही उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सभी तीनों जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपी तरंगों से संबंधित है। तो भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पी तरंग केवल तरल और गैसीय पदार्थ माध्यम से गमन कर सकते हैं, जबकि एस तरंग केवल ठोस पदार्थों में गमन कर सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पी तरंग सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, जबकि एस तरंग कुछ समय के अंतराल के साथ जो है वह सतह पर पहुंचती है। तो इस प्रश्न का सही देखें तो इस प्रश्न का जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वह सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पालन घाट दर्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पालन घाट दर्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह
उत्तर में नीलगिरी पहाड़ों और दक्षिण में अन्नामालाई पहाड़ों के मध्य जो है वह अवस्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट, यह एक गलियारा है जो कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट, भरतपुंजा नदी इस दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। और पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा हमारा होगा ऑप्शन डी। इसमें से जो है कोई नहीं, कोई नहीं से तात्पर्य है कि इसमें से जो सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे स्टेटमेंट सही है, यानी कि कोई भी इसमें से गलत स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट है, पश्चिम और दक्षिण दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण तट से घिरा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण दिशा में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी तट से घिरा हो, तो यह सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, फिनलैंड की सीमा दक्षिण में बोथनिया की खाड़ी से लगती है। फिनलैंड की सीमा दक्षिण में जो है वो बोथनिया की खाड़ी से लगती है। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारा इसमें है वह बी हो जाएगा। केवल 2 जो है वह सही नहीं है और पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है वह सही है। मैपिंग से क्वेश्चन है, मैपिंग से लगातार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैपिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य दिया गया है और मैनग्रोव स्थल दिया गया है, उनको देखना है। तो देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे कौन कौन से सुमेलियन पूछा गया है कि कौन कौन से जो है वह क्या है सुमेलित हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पश्चिम बंगाल देवी कड़ुआ मुहाना, देवी कड़ुआ मुहाना। तो यह क्या यहाँ पे स्थित है पश्चिम बंगाल में, तो यह क्या है, यह गलत है, क्योंकि यह कहाँ पे है, जिसकी हम बात करें देवी कड़ुआ मुहाना, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पे है, क्या कोरिंगा जो है वह तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा ऑप्शन गलत है। कोरिंगा जो है वह कोरिंगा की बात करें तो यह कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो मुथुपेट, तो यह भी गलत है क्योंकि उल्टा दे दिया गया है। मुथुपेट कहाँ गया है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और कर्नाटक करावर, कर्नाटक करावर, तो करावर जो है वह कर्नाटक में ही स्थित है। तो सिर्फ यही एक सुमेलित है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहान मेले के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा मेला, बिहान मेला। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक मेला है। भारत सरकार द्वारा आयोजित क्या है, एक वार्षिक मेला है। नेक्स्ट, यह आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा आंध्र स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यह उड़ीसा में खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक बीज उत्सव है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि इसकी बात करें बिहान मेले की, तो बिहान मेला जो है वह क्या है, यह उड़ीसा की खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक क्या है, बीज उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और यह किन नदियों के खिलाफ किनारे स्थित है उसको दिया गया है। तो इसको देखते हैं हम। तो कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी, तो यह सही है। रंगपुर मदार, यह भी सुमेलन सही है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है।
जबकि रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे है। तो यह चारों ऑप्शन जो है हमारे सुमेलित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पौधों एवं कृषि विकास के साथ ही जानवरों का घरेलूकरण करना, यह क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो यह दिया गया है, आप इसको देखिए। नेक्स्ट है, मिस्र, मोसोपोटामिया तथा चीन के साथ व्यापार मजबूती के साथ स्थापित हुआ इस काल में। अगला स्टेटमेंट है, सभ्यता का पतन उत्तर से संभवतः ईरानी पठार से आर्यों के प्रवासन से संबंधित। नेक्स्ट है, शहरों को परित्याग कर लोग दक्षिण की ओर चले गए थे। तो आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। यह प्रश्न बोल रहा है कि आरंभिक काल से लेकर उपर्युक्त घटनाओं का कालानुक्रम क्या होता है, यानी कि कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वह सबसे पहले घटी, उसके बाद कौन सी घटी, इसी क्रम में जो है इसको पूरा लगाना है। तो इसकी हम बात करें तो इसमें जो है वह, तो यह सारी जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं वह लगभग क्रम में ही लगी हैं। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संतों के संवाद से संबंधित है? सूफी संतों के संवाद से कौन सा जो है वह रचना संबंधित है? तो मलफूजात जो है वह सूफी संतों का एक संवाद होता है, उसी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, नव गांथिक शैली की विशेषता केवल ऊंची ऊंची छतें, नुकीली मेहराब तथा विस्तृत सजावट थी। नेक्स्ट, विक्टोरिया टर्मिनल नवगाथिक शैली का उदाहरण है। विक्टोरिया टर्मिनल नवगाथिक शैली का उदाहरण है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमंडलीय पवने, महासागरीय जल में तापांतर, महासागरीय जल की लवणता में भिन्नता और तटरेखा का विन्यास। तो उपर्युक्त में से कितने जो है वह महासागरीय धाराओं के लिए उत्तरदायी हैं? तो इस संबंध में यह जो चारों हैं, यदि हम बात करें तो सभी चारों जो होंगे वह महासागरीय धारा के संबंध में उत्तरदायी होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। महासागरीय धारा क्या होती है? देश की विश्व की विभिन्न महासागरीय धाराओं से संबंधित यदि आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर मैपिंग का सेक्शन में उसे कराया गया है, आप देख सकते हैं काफी कॉम्प्रिहेंसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय भ्रमण। ध्रुवीय भंवर जो है वह क्या है? पोलर वर्टेक्स इसको बोला जाता है। तो क्या है? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ध्रुवों के निकट स्थित उच्च दाब प्रणाली, ध्रुवों के निकट स्थित उच्च दाब प्रणाली। नेक्स्ट है, ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले बड़े चक्रवात, पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर संचरण करने वाली सतत वायु प्रणाली। नेक्स्ट है, एक परिघटना जिसे ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर शीतल पवनों के संचलन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा हमारा होगा ऑप्शन डी, बाकी ये तीनों जो है वह गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, पुस्तक और उसके लेखक हैं। तो इसको हम देखते हैं। पहला है, बुद्ध चरित्र असंग, बुद्ध चरित्र असंग द्वारा लिखा गया था। तो बिल्कुल यह जो है वह क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, अभि अभिधर्म कोश नागार्जुन, अभिधर्म कोश नागार्जुन, यह भी गलत है। अब विशुद्धिगमग जो है वह वसुबंधु द्वारा है। तो यह तीनों जो यहाँ पे सुमेलन दिए गए हैं, यह तीनों सुमेलन जो क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिंबिसार और अजातशत्रु के शासन काल में मगध की समृद्धि अपने चरम स्तर पर पहुंची, मगध की समृद्धि अपने चरम स्तर पर पहुंची। नेक्स्ट है, बिंबिसार वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के क्या थे? समकालीन थे। अगला है, अजात
राष्ट्रकूट के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित हुई। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित हुई। यदि इसकी बात करें तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वह सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वह भी सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वह क्या है, गलत है। क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह काला शोक के शासनकाल में स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रांतों के प्रशासन का कार्यभार विषयपति के हाथों में था। प्रांतों के प्रशासन का कार्यभार विषयपति के हाथों में था। नेक्स्ट है, हल विकारा प्रत्येक हल धारक कृषक द्वारा अदा किए जाने वाला एक क्या था, हल कर था। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य स्मृति को गुप्त काल की आधिकारिक विधिक पुस्तक माना जाता था। यदि इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्यभूति राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि प्रभाकर वर्धन इस राजवंश के क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हर्ष शिव भक्त थे किंतु बाद में क्या हो गए, बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है, जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में हर्ष की तुलना कालिदास से की है। तो इस प्रश्न में जो है ऑप्शन जो एक है वह क्या है, वह गलत है, क्योंकि जो पुष्यभूत राजवंश की जो संस्थापक है वह प्रभाकर वर्धन नहीं है। प्रभाकर वर्धन जो थे इनके क्या क्या थे, उनके भाई थे, तो इसलिए हर्ष के, तो इसलिए जो है वह इसके संस्थापक नहीं थे। नेक्स्ट जो है वह हर्षवर्धन शिव भक्त थे, यह स्टेटमेंट हमारा सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लखीमपुर से प्राप्त ताम्रपत्र इस बात का प्रमाण है, पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, सोमपुरा हर विहार मठ का निर्माण पाल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है, तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों पर विचार कीजिए। पहला है मोती मस्जिद, दीवाने खास, इत्मादुल्ला का मकबरा, जामा मस्जिद। तो कितने जो है मुगल बादशाह शाहजहां के काल में जो है वह महत्वपूर्ण स्मारक है शाहजहां के काल के। तो यदि इसकी हम बात करें तो इसमें से 3 जो है वह शाहजहां के काल से संबंधित है, 3। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो होगा वह सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वास्तुकला की सेल्जुक शैली की स्थापना जो है वह तुगलक वंश ने की थी। सेल्जुक शैली की स्थापना तुगलक वंश ने की थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, दोहरे गुंबद की शुरुआत लोदी काल में हुई थी। नेक्स्ट है, बैटर खिलजी वंश द्वारा शुरू की गई निर्माण की एक शैली थी। बैटर जो थी वह खिलजी द्वारा शुरू की गई एक निर्माण की क्या थी, शैली थी। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि सेल्जुक शैली किसकी थी, यह खिलजी की थी, खिलजी। तो यह गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो बैटर शैली जो थी उनका जो निर्माण कार्य था प्रारंभ वह किसने किया, तो वह तुगलक ने किया, तुगलक वंश के शासकों ने। तो इस आधार पर हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाता है और ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रांकन अजंता गुफा पर चित्रित नहीं है? तो कौन सा चित्रांकन जो है अजंता की गुफा पर चित्रित नहीं है? तो उसकी बात करें तो मरणासन राजकुमारी उसमें दिखाई गई है, और शिव जातक भी है, और वज्रपाण भी है, जबकि अष्टथिक पालक जो है वह इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार कीजिए। दक्षिणार्क मंदिर, नौलखा मंदिर, कोणार्क, सूर्य मंदिर। तो इसमें से कितने जो है वह क्या बताए गए हैं कि कितने जो है वह सूर्य मंदिर है? तो इसमें से सूर्य मंदिर कितने हैं? तो इनकी बात करें तो इसमें से जो तीनों हैं वो हमारे सूर्य ही मंदिर हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला इसमें सुमेलन है चित्रकला और राज्य दिए गए हैं। तो सौर चित्रकला किससे संबंधित है? तो सौर चित्रकला की यदि हम बात करें तो यह उड़ीसा से संबंधित है। सौर चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है, यह ऑप्शन सुमेलित है। नेक्स्ट है चेरियाल स्क्रॉल चित्रकला, तो यह तेलंगाना संबंधित है। मंजूषा चित्रकला तो यह बिहार से संबंधित है। और नेक्स्ट है पैटकर चित्रकला, तो यह झारखंड से संबंधित है। तो इसमें से चारों ऑप्शन जो है हमारे सुमेलित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वांगला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? वांगला। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे 100 ड्रमों के त्योहारों के रूप में जाना जाता है। कितने? 100 ड्रमों के त्योहारों के रूप में। नेक्स्ट है, यह अग्निदेव के सम्मान में किया जाता है। किसके सम्मान में किया जाता है? यह अग्निदेव के सम्मान में किया जाता है। और तीसरा है, यह लंबी फसल ऋतु के समापन का प्रतीक है। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा 2 है वह स्टेटमेंट वह गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पुरंदर की संधि के दौरान रघुनाथ राव ने सालसेट और बसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए थे। सालसेट और बसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए थे। नेक्स्ट है, सालबाई की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों और मराठों के मध्य 20 वर्ष की शांति सुनिश्चित का जो है वह वार्ता जो है वह तय हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा मराठों के विरुद्ध सर्वछार नीति का उपयोग किया गया। सर्वछार नीति का उपयोग किया गया। तो जिसकी हम बात करें तो इसमें जो है वह पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोपाल हर देशमुख सामाजिक सुधार के मुद्दों पर प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका लोकहितवादी उपनाम से लिखते थे। नेक्स्ट है, गोपाल गणेश अगरकर ने सुधारक की शुरुआत जिसमें अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवाद जो है वह शुरू किया गया था। तो इसकी बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न के जो तीनों ऑप्शन है वह तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन सही होने के साथ हमारा जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत सर्वप्रथम केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए थे। एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे।
नेक्स्ट है प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार गैर सरकारी बहुमत सुनिश्चित किया गया। तो यदि इसकी हम बात करें तो इसमें पहला जो हमारा ऑप्शन है वह गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है आंग्ल नेपाल युद्ध, रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना और प्रथम बर्मी युद्ध, अमृतसर की संधि संधि तो उपयुक्त में से कितनी घटनाएं गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में क्या थी, नहीं हुई थी? तो नहीं हुई थी प्रश्न है। यदि इसकी हम बात करें तो उपरोक्त में से ऐसी दो जो है वह घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं जो कि लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं हुई। जैसे कि प्रथम बर्मा युद्ध जो था वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं हुआ था, जबकि यह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। और नेक्स्ट यदि हम देखें तो जो हमारी अमृतसर की जो संधि है वह किसके मध्य थे, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो थे उनके समय में हुई थी। तो यह दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए और दो सही है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह से पूर्व भारत में कई नागरिक विद्रोह हुए। इसी संदर्भ में बनारस का नरसंहार संबंधित है। तो बनारस का जो नरसंहार है वह किसके रूप में जाना जाता है, तो बनारस के नरसंहार की बात करें तो उसे अवध में नागरिक विद्रोह 1799 के रूप में हम जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तब क्या किया जाता है, तो उस संबंध में प्रश्न है। तो स्टेटमेंट एक एक पर के देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। नेक्स्ट, अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता के लिए सभापति तालिका में से किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता के लिए सभापति तालिका में से किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है। इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न में जो है वह हमें हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वह सही दिखता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को उसकी कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए जो है क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है राज्य विधान परिषद के सृजन एवं निर्मूलन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। नेक्स्ट है परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की आधी निर्धारित की गई है। तो इस आधार पर हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा सही है और तीसरा पहला जो है वह भी गलत हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया आधी संख्या, तो आधी संख्या नहीं कहा गया है, यहाँ पे जो है वह एक तिहाई बोला गया। जैसे यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीट, विधानसभा की सीटें कितनी है 400, तो इसका जो अधिकतम हो सकता है वह 100 हो सकता है, यानी विधान परिषद 100 हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान की दूसरी और तीसरी अनुसूची दोनों के अंतर्गत नहीं आता, यानी दूसरी और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन जो डी हमारा है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है, संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, मार्शल लॉ मार्शल लॉ के संचालन के दौरान सैन्य अधिकारी को सभी आवश्यक कदम उठाने की असामान्य शक्तियां जो है वह प्राप्त होती हैं। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संघ भारत का राज्य क्षेत्र की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 31 बी 9वीं अनुसूची में शामिल विधियों को समस्त मूल अधिकारों से प्रतिरक्षा देता है। तो इसमें से कौन सही नहीं है? यदि इसकी हम बात करें तो ऑप्शन जो ए है हमारा वह सही है। ऑप्शन ए सही है, केवल एक जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसने द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की। तो इस प्रश्न में जो दोनों ऑप्शन है और हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन इसका सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सचिवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसदीय सचिवों को शपथ प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। इसके नियंत्रण में कोई विभाग नहीं होता है। तो इस प्रश्न की यदि बात करें तो इस प्रश्न का जो है वह दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं और इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में सीटों के आवंटन में पुनः समायोजित को अधिदेश देता है करता है। नेक्स्ट है, राज्यों को लोकसभा की सीटों का वर्तमान आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यों में लोकसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का वर्तमान आवंटन वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है। इस संबंध में हमारा ऑप्शन एक स्टेटमेंट जो है और 3 सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के संदर्भ में देखते हैं तो स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना प्रथम बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत हुई थी। नेक्स्ट है, संसद में उपस्थित सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो जाता है। तो इस संबंध में हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट जो तीसरा गलत है, क्योंकि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है, जबकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंह को संविधान सभा के प्रतीक या मुहर के रूप में जो है वह अपनाया गया था, सिंह को। नेक्स्ट है, बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, मूल संविधान के अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट दूसरा जो है वह सही है। पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वह गलत है। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वह बी सही हो जाएगा। हाथी को जो है यहाँ पे जो सिंह दिया है उसके स्थान पर क्या होगा, हाथी को जो है वह क्या किया गया था, संविधान सभा के मुहर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का निवेदन कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो इस संबंध में जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन एक हमारा सही है। ऑप्शन एक हमारा सही है, जबकि ऑप्शन जो हमारा दूसरा है वह गलत है। तो इस संबंध में हमारा पहला जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इसके इस प्रश्न के तीनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली जो है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में भारत के निम्नलिखित में से पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह किसकी अध्यक्षता में की गई थी यदि इसकी बात करें, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, तो यह जो है वह एम.एन. वेंकटचलैया जो थे मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो उनकी अध्यक्षता में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। यह एक क्या था, यदि इसकी बात करें तो यह एक 11 सदस्यीय जो था, 11 सदस्यीय एक आयोग था और इसके अध्यक्ष जो थे एम.एन. वेंकटचलैया थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वह 2002 में प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ को भारत के किसी भी स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला स्टेटमेंट है, संवैधानिक मामलों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 3 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाएगा। तो यह दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है और पहला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, न कि राष्ट्रपति। यहाँ पे राष्ट्रपति जो शब्द है वो गलत है और यहाँ पे जो 3 दिया है वहां पे क्या होगा, 5। इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्य कई बार पुनर्निर्वाचन और पुनर्नामांकन के लिए अर्हत होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों ऑप्शन जो है वह स्टेटमेंट सही है। तो इस टेस्ट का जो है हमारा आखिरी प्रश्न था। 50 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। टेस्ट काफी लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए जो है वो रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है उससे आपको पार्ट 2 के रूप में जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तब तक आप 50 क्वेश्चन को देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से पढ़िए। टेक्स्ट का देने का मेन जो उद्देश्य होता है वह होता है उसको एनालिसिस करना, उसमें आए जो प्रश्न है वह किस क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्षेत्र ज्यादा चर्चा में है, यह सब होता है। तो आप जो है 50 क्वेश्चन जो है इसको एनालिसिस करिए, एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है आपको मिल जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है उसको हम जल्द ही आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। इसके साथ ही अब हम
लगातार जो है वह फुल लेंथ टेक्स्ट की सीरीज चलाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।